हे गाइस, तो इस वीडियो में हम लार्जेस्ट रेक्टेंगल इन हिस्टोग्राम वाला क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें वेरियस हिस्टोग्राम बार की हाइट्स गिवन है जो आपस में जुड़े हुए हैं। हर एक बार की जो विड्थ है वो 1 यूनिट के बराबर है। तो इस एग्जांपल के अंदर हमारे पास ये एक बार है, ये एक पर्टिकुलर बार होगी, हमारे पास एक ये बार होगी। तो ऐसे हमारे पास टोटल 6 बार्स प्रेजेंट है जो आपस में जुड़ी हुई है। अब हमें लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है जो हम इस पर्टिकुलर हिस्टोग्राम बार्स में से निकाल सकते हैं। इस गिवन एरिया में से लार्जेस्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल आपने जो है ये एक ले लिया रेक्टेंगल, तो इस केस के अंदर जो इसकी ब्रेथ होगी वो 2 होगी और इसकी जो लेंथ होगी वो 5 के बराबर होगी। तो 5 × 2 इसका 10 एरिया हो गया। तो ये वन ऑफ द पोटेंशियल आंसर हो सकता है, और भी हो सकता है कि और भी मैक्सिमम हो इस केस के अंदर। तो इस तरीके से हमको बहुत सारे रेक्टेंगल्स बनाने हैं और उनका एरिया कैलकुलेट करना है। जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। हमेशा की तरह हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ वैल्यूज़ को, कुछ वेरिएबल्स को फिक्स कर दे ताकि सोचना थोड़ा आसान हो जाए। बेवजह का लोड कौन पालेगा अपने दिमाग पे। तो एक रेक्टेंगल लेंथ एंड ब्रेथ से बनता है। अगर मैं किसी एक वैल्यू को फिक्स कर दूं तो मेरे लिए क्वेश्चन को सोचना आसान हो सकता है। अगर मैं लेंथ को फिक्स कर दूं तो मेरे को सिर्फ और सिर्फ अब मैक्सिमम ब्रेथ बतानी है। तो लेंथ को फिक्स करना ज़्यादा फायदेमंद है एज कंपेरिजन टू ब्रेथ। मैं लेंथ इसकी बात कर रहा हूँ और ब्रेथ हमारे पास ये है। तो मैं बोल रहा हूँ कि लेंथ को हम फिक्स कर देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि लेंथ की गिनी चुनी वैलिड वैल्यूज है। जितने बार्स आपको गिवन है उतनी ही लेंथ की वैल्यूज हो सकती है। तो अगर मैं इस केस की बात करूं तो यहाँ पे जो हाइट है, जो लेंथ है, वो या तो 1 हो सकती है। 1 से नीचे लेने का तो कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमको एरिया उससे ज्यादा तो 1 हाइट के ऊपर ही मिल जाएगा और 6 से ऊपर हम ले नहीं सकते। 1 और 6 के बीच में भी अगर कोई ऐसी वैल्यू ले ले जो किसी भी बार की हाइट के बराबर नहीं है, तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल हमने 4 ले ली, तो 4 हाइट का रेक्टेंगल छोटी वाली जो बार्स है उनके तो ऊपर से निकल जाएगा। तो उस टाइम पे क्योंकि हम ये वाला एरिया ले नहीं सकते, तो हमारा 4 हाइट का रेक्टेंगल अब इतना बचा है। और अगर मैं बड़ी हाइट्स वाले बार्स की बात करूं तो उनकी क्योंकि हाइट 4 से बड़ी है, तो उस टाइम पे हम बड़ी हाइट वाले रेक्टेंगल को क्यों ना ले। तो इस केस के अंदर हाइट 5 के बराबर हो जाएगी। तो इस वजह से जो रेक्टेंगल की हाइट है वो इन बार की हाइट्स में से कोई एक वैल्यू होगी। तो हमारा क्वेश्चन अब क्या रह गया कि हम हर एक बार के ऊपर जाएंगे और उस टाइम पे हम ये फिक्स कर लेंगे कि हमारी जो रेक्टेंगल की हाइट है वो इस बार की हाइट के बराबर ही होगी। और उसके बाद हम मैक्सिमम ब्रेथ निकालने की कोशिश करेंगे जो उस हाइट के साथ आ सकती है, और उसके बाद हम वो पोटेंशियल मैक्सिमम एरिया निकाल लेंगे। और इसी तरीके से हम हर एक बार के ऊपर जाएंगे और पोटेंशियल मैक्सिमम एरिया निकाल लेंगे, और जो भी हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मान लो मैंने ये फिक्स कर दिया कि जो 2 है वो हमारी रेक्टेंगल की हाइट है या लेंथ है। अब हमको मैक्सिमम ब्रेथ निकालनी है गिवन डेट की जो रेक्टेंगल की हाइट है वो 2 ही रहे। तो अगर मैं इसको अगर आगे एक्सटेंड करता हूं तो ये इस तरह से जाएगा। तो आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर एरिया, ये पर्टिकुलर एरिया और ये पर्टिकुलर एरिया ही इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल में आ सकता है। क्योंकि ये वाला तो इस वजह से नहीं आ सकता क्योंकि बीच में 1 आ गया। अगर यहाँ पे 3 होता तो वो ये पूरा का पूरा आ जाता, बट क्योंकि बीच में 1 है तो यहाँ पे जो है गैप आ चुका है, इस वाले एरिया में गैप आ गया। तो ये वाला क्योंकि हम एरिया ले नहीं सकते तो 1 को हम ले नहीं पाएंगे, और अगर हम 1 को नहीं ले सकते तो उसके बाद हमारा रेक्टेंगल डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इस वजह से हम यहीं पे रुक जाएंगे। तो इससे आपको क्या पता लगा कि जो भी बार को आपने फिक्स किया है उसके आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जाओगे, और जब तक जाते जाओगे जब तक उस पर्टिकुलर बार की हाइट से छोटी वाली हाइट का कोई बार ना मिल जाए आपको। तो अब आपका क्वेश्चन 2 हिस्सों में टूट चुका है। एक पार्ट के अंदर तो हमको ये निकालना है कि फॉर अ गिवन बार लेफ्ट साइड के ऊपर नियरेस्ट बार कौन सा है जिसकी हाइट उस पर्टिकुलर करंट बार की हाइट से छोटी है।
सिमिलरली ऑन द राइट हैंड साइड हमको नियरेस्ट बार चाहिए जिसकी हाइट करंट बार की हाइट से छोटी है। और जब हमारे पास ये दोनों वैल्यू आ जाएगी तो हम ऑर्डर ऑफ 1 के अंदर ये बता पाएंगे कि मैक्सिमम ब्रेथ कितनी हो सकती है। और हमको एक बार ये पता लग गया तो हम उस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम हर एक बार के ऊपर जाएंगे, मैक्सिमम ब्रेथ निकालेंगे, फिर एरिया कैलकुलेट करेंगे एंड जो एरिया सबसे ज़्यादा होगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड वाले पार्ट के ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि राइट को हम लेफ्ट वाली अप्रोच से ही निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर हम एरे को रिवर्स कर देंगे और उसके ऊपर लेफ्ट साइड वाली अप्रोच लगाएंगे तो हमारा राइट साइड वाला आंसर निकल जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो मैंने यहाँ पे एरे लिया 1 4 5 3। ये एरे जो है वो जीरो बेस्ड इंडेक्स्ड है। तो इसके जीरोथ इंडेक्स पे 1 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 4 है, सेकंड पे 5 है, थर्ड पे 3 है। तो सबसे पहले मैं जीरोथ इंडेक्स पे गया तो उसके लेफ्ट साइड में कोई भी वैल्यूज नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा -1। जब मैं फर्स्ट इंडेक्स पे गया तो लेफ्ट साइड पे ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 4 से छोटी है, जो कि नियरेस्ट भी है, वो है 1। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरोथ इंडेक्स। जब मैं सेकंड इंडेक्स पे गया तो लेफ्ट साइड पे कौन सी ऐसी वैल्यू है जो 5 से छोटी है और वो नियरेस्ट भी है, तो वो है 4। 1 भी है बट 4 नियरेस्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स। और जब मैं थर्ड के ऊपर गया तो उसके नियरेस्ट 1 वैल्यू है जो कि उससे छोटी है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इस थर्ड इंडेक्स का आंसर हो जाएगा जीरोथ इंडेक्स। तो आप इसको ब्रूट फोर्स तरीके से इस तरह से निकाल सकते हो कि आप किसी भी इंडेक्स पे जाओगे और उसके लेफ्ट साइड पे 1 बाय 1 आइटरेट करते हुए चले जाओगे, और जैसे ही आपको ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जो इस वैल्यू से छोटी होगी तो उसका इंडेक्स जो है आपका आंसर हो जाएगा। नाउ इस अप्रोच की आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे थोड़ा गौर फरमाइए। लेट से मैं ये एक एरे ले लेता हूँ 7 6 5 4 3 2 1। मैं एक डिक्रीजिंग एरे ले रहा हूँ। डिक्रीजिंग एरे लेने का फायदा ये है कि मेरे को सीधा का सीधा पता लग रहा है कि हर एक इंडेक्स के ऊपर जब मैं पहुंचूंगा तो मेरे को पूरा का पूरा पीछे वाला एरे ट्रेवर्स करना पड़ रहा है इस अप्रोच के अंदर, जिसके अंदर मैं लेफ्ट साइड के ऊपर 1 बाय 1 आइटरेट कर रहा हूँ। जिस वजह से मेरे को पता है कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर चली जाएगी। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इस वजह से क्योंकि जब आप फर्स्ट एलिमेंट पे हो तो आपको 0 आइटरेशन परफॉर्म करनी है, फर्स्ट इंडेक्स पे हो तो आपको 1 आइटरेशन परफॉर्म करनी है, सेकंड इंडेक्स पे हो 2 आइटरेशन परफॉर्म करनी है, जब आप n-1 इंडेक्स पे होगे तो आपको n-1 आइटरेशन परफॉर्म करनी है। तो जो टोटल आइटरेशन हुई वो बनी 0 + 1 + 2 से लेके n-1, और इसका सम जो होता है वो है n × n-1/2 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। नाउ अब हमें इस चीज को ऑप्टिमाइज करना है, तो इसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इस पे आप थोड़ा सोचिए। इस वाले केस को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लो आप इस वाले इंडेक्स पे हो और आपने 7 6 5 4 इन सब का आंसर निकाल रखा है, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप 4 पे जाते हो। 4 आपका आंसर नहीं है तो आप फिर से 5 पे क्यों जा रहे हो, मेरे को ये बताओ। आप सीधा का सीधा 4 के आंसर पे जाओ ना। ऐसा इसलिए, मान लो आप 3 वैल्यू पे हो, नियरेस्ट आपके 4 है और 4 का आंसर मान लो इधर लाई करता है और इसके बीच में थोड़े बहुत एलिमेंट्स हैं ना, क्योंकि 3 जो है 4 से बड़ा है तो आप जो है इस वाली अगली वाली टर्म पे जा रहे थे। बट मेरे को ये बताओ, अगर आप सीधा का सीधा जंप मार जाओगे तो वो ज़्यादा बेटर नहीं है, क्योंकि आपको इस केस के अंदर ये बीच वाले एलिमेंट्स को ट्रेवर्स नहीं करना पड़ेगा, और ये आपको आंसर इस वजह से देगा क्योंकि आप जब 4 का आंसर निकाल रहे हो तो वो जो आंसर है वो नियरेस्ट है 4 के, तो इसका मतलब है ये सारी की सारी जो वैल्यूज है वो ग्रेटर देन 4 है। अगर वो ग्रेटर देन 4 है तो वो सारी की सारी वैल्यूज ग्रेटर देन 3 भी होगी, जिस वजह से अगर आप डायरेक्टली इस 4 वाले आंसर पे ही जंप मार जाओगे तो आपका बहुत ज़्यादा समय बचेगा। एंड उसके बाद जब आप इस वाले आंसर पे पहुंचोगे तो वो आपको श्योरिटी नहीं देता है कि वो आंसर जो है 3 से छोटा होगा। वो फॉर एग्जाम्पल 3.5 भी हो सकता है, बट क्योंकि 3.5 जो है 4 से छोटा है बट 3 से तो बड़ा ही है, उस टाइम पे आप नेक्स्ट क्या करोगे, आप 3.5 के आंसर पे जंप मार जाओगे सीधा, आप इसके पीछे नहीं जाओगे, आप सीधा इसके आंसर पे जंप मार जाओगे। और इसी तरीके से आप जब तक जंप मारते जाओगे जब तक आपको 3 से छोटी वैल्यू न मिल जाए, क्योंकि इसके बीच में भी जो वैल्यूज होगी वो ग्रेटर देन 3.5 होगी, और अगर ये वैल्यूज ग्रेटर देन 3.5 है तो वो ग्रेटर देन 3 तो होगी ही होगी। अब आप इस पर्टिकुलर अप्रोच की कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचो कि कितनी हो सकती है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। मान लो अपने पास ना बहुत सारे एलिमेंट्स आते हैं,
ऐसे चलते जा रहे हैं। उसके बाद एक एलिमेंट आया जो इधर छोटा है, जिसकी वैल्यू जो है मान लो इधर लाई करती है। तो इसका आंसर निकालने के लिए आप क्या कर रहे थे, इसको -1 से जोड़ दिया था। ये इसका आंसर जो है ये नीचे वाला एलिमेंट हो जाएगा, इसका आंसर ये नीचे वाला, इसका आंसर ये नीचे वाला, ऐसे नीचे वाले एलिमेंट्स इनके आंसर होते जाएंगे। जब आप इस वाली वैल्यू के ऊपर पहुंचोगे तो क्योंकि आपको पता है कि इसकी लेफ्ट वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो आप इसके आंसर पे सीधा जंप मार जाओगे। तो आप पहले इस पे गए और आपको पता लगा कि इसकी वैल्यू बड़ी है, तो आप इसके आंसर पे सीधा जंप मार गए। फिर उसके बाद आपको पता लगा इसकी वैल्यू भी हमारी करंट वैल्यू से बड़ी है, तो ऐसे आप जंप मारते हुए चले गए जब तक आपको छोटी वैल्यू ना मिल गई हो। जब आपने यहाँ पे जंप मारा तो आपको जो है छोटी वैल्यू मिल गई है, तो इस वजह से आपने इसको सीधा का सीधा यहाँ से कनेक्ट कर दिया कि इसका आंसर जो है अब ये वाला एलिमेंट है। अब आप ये बात पे थोड़ा गौर करो कि जो नेक्स्ट वाले एलिमेंट्स होंगे जो ऊपर है उनका आंसर तो अब यही होगा। इसके आगे आने वाले एलिमेंट्स के अंदर जो भी वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी होगी उसका आंसर तो यही बन जाएगा, पीछे जाने की जरूरत है नहीं। जो नीचे वाले एलिमेंट्स है जो नीचे आ रहे होंगे वो सब के सब इन सारे एलिमेंट्स के ऊपर कभी भी ट्रेवर्स नहीं करेंगे, राइट। हमने पहले भी ये देखा था, क्योंकि वो जब इस वाली वैल्यू के ऊपर जंप मारेंगे तो वो सीधा का सीधा यहां पे चले जाएंगे। उनको ये बीच वाली वैल्यूज को देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आप ये देख पा रहे हो कि जब भी आप किसी एक एलिमेंट के आंसर को निकाल देते हो हॉप करने के बाद, तो वो हॉप करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उन पे आपको दोबारा से आने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इस केस को देखिए, इसके अंदर 0th इंडेक्स का आंसर है -1 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स का आंसर है 0th इंडेक्स एंड सेकंड इंडेक्स का आंसर भी है 0th इंडेक्स। तो इस आंसर के बाद आपका जो एरे है वो रिड्यूस हो चुका है 1 2 1 3 2 1 4 2 में, क्योंकि आगे आने वाले एलिमेंट्स जो 2 से बड़े होंगे वो तो सीधा का सीधा 2 के ऊपर ही अटक जाएंगे, तो उनको पीछे जाने की जरूरत है नहीं, तो वो कभी भी 4 को ट्रेवर्स करेंगे नहीं। और जो 2 से छोटे होंगे जैसे कि ये वाले एलिमेंट्स है, वो सब के सब जब 2 के ऊपर जंप मारेंगे तो वो 0th इंडेक्स पे चले जाएंगे, उनको कभी भी 4th के ऊपर जंप मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से आप 4 को हटा सकते हो। अब इसके बाद आपको 1 का और 2 का आंसर पता है। अब इस 1 वैल्यू का आंसर हो जाएगा -1 इंडेक्स, जिसकी वजह से आपका एरे दोबारा से रिड्यूस हो चुका है 1 3 2 1 4 2 में, क्योंकि अब आपको इन दोनों एलिमेंट्स की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से आपके जो एलिमेंट्स है वो एक एक करके हटते जाएंगे हर एक टर्न के ऊपर। दैट्स वाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑर्डर ऑफ n। और अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में हुए तो उस टाइम पे तो कोई भी एलिमेंट हटेगा नहीं, तो उस टाइम पे आपको हमेशा अपने लेफ्ट हैंड साइड पे तो आंसर मिल जाएगा। तो उस टाइम पे भी आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n ही रहेगी। और अगर आप अपने एरे को इस तरह से इमेजिन कर रहे हो कि 1 2 3 4 5 4 3 2 1, तो उस टाइम पे जो ये स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट्स का आंसर तो ऐसे निकल जाएगा, उसके बाद 4 का आंसर हो जाएगा 3, तो उसके बाद ये दोनों एलिमेंट्स की कोई भी रिक्वायरमेंट है नहीं, तो अब आपका एरे बच गया 1 2 3 4 3 2 1। उसके बाद जब आप इसके ऊपर आए तो उसका आंसर बन गया ये, तो उस टाइम पे भी ये दोनों एलिमेंट हट गए, तो आपका एरे बच गया 1 2 3 2 1। उसके बाद इस एलिमेंट पे इसका आंसर बच गया ये, तो उस टाइम पे भी ये दोनों एलिमेंट हट गए, तो ये एरे बच गया 1 2 1। उसके बाद आप इस एलिमेंट पे आए और ये सीधा इधर जंप मार गया। सो आई होप कि आपको ये कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी अच्छे से विजुलाइज हुई होगी कि किस वजह से इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑर्डर ऑफ n ही है। सो लेट्स कोड दिस प्रॉब्लम। हमारा स्यूडो कोड कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम लेफ्ट नियरेस्ट इंडेक्स निकालेंगे, उसके बाद राइट नियरेस्ट इंडेक्स निकालेंगे, उसके बाद लूप करेंगे हर एक एलिमेंट के ऊपर, फिर ब्रेथ कैलकुलेट करेंगे एंड देन पोटेंशियल एरिया, और उसके बाद हर एक एलिमेंट के ऊपर ये पोटेंशियल एरिया कैलकुलेट करते जाएंगे और जो आंसर सबसे ज़्यादा मिलेगा वही हम रिटर्न कर देंगे। तो अब सबसे पहले मैं लेफ्ट नियरेस्ट इंडेक्स निकालता हूँ,
उसको निकालने के लिए मैं एक अलग से फंक्शन बनाऊंगा। उस फंक्शन का जो रिटर्न टाइप होएगा वो वेक्टर होएगा, क्योंकि हमको हर एक एलिमेंट के कोरिस्पॉन्डिंग, हर एक बार के कोरिस्पॉन्डिंग ये बताना है नियरेस्ट लेफ्ट इंडेक्स क्या होगा उसका। तो इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ कैलकुलेट नियरेस्ट लेफ्ट इंडेक्स, जिसके पैरम्स में जाएगा हाइट। तो अब सबसे पहले मैं थोड़े वेरिएबल्स डिफाइन कर देता हूँ। एक हो गया साइज का, एक मैं वेक्टर क्रिएट कर लेता हूँ जिसके अंदर मैं सारे आंसर को स्टोर करूँगा, और उसको मैं -1 से इनिशियलाइज करता हूँ, क्योंकि हमको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट का आंसर तो -1 ही होगा, क्योंकि उसके लेफ्ट साइड पे कोई भी एलिमेंट तो है नहीं, तो -1 इंडेक्स उसका आंसर हो जाएगा। बट बाकी के जो एलिमेंट्स है उसको हम अब कैलकुलेट करेंगे। तो अब सबसे पहले हर एक एलिमेंट के ऊपर हम आइटरेट करते हैं। तो हम i = 1 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद n तक जाएंगे। अब मैं एक आयत इंडेक्स के ऊपर हूँ, एक आयत बार के ऊपर हूँ। अब मेरे को उसके लिए आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हमने ब्रूट फोर्स अप्रोच में देखा था कि करंट बार का आंसर निकालने के लिए हम 1 बाय 1 लेफ्ट साइड के ऊपर पीछे जाते जाएंगे, और जब तक जाएंगे जब तक हमको किसी बार की हाइट हमारी करंट बार की हाइट से छोटी ना मिल जाए। बट हमारी इंडेक्स की रेंज -1 से लेके i-1 तक जा सकती है, जिस वजह से हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे कि इंडेक्स जो है हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा, वरना इस पर्टिकुलर कंडीशन में हमको एरर आ जाएगा, रन टाइम एरर। बट क्योंकि हमने अभी पढ़ा ही था कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n² है, तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स को माइनस माइनस करने की बजाय हम इंडेक्स को इंडेक्स एरे ऑफ इंडेक्स के बराबर रख देंगे। तो अगर आपका एरे 1 2 3 4 3 2 1 के बराबर है, और आपने पहले 5 एलिमेंट्स का आंसर निकाल रखा है, इन सब का आंसर निकाल रखा है, तो जब आप 2 का आंसर निकाल रहे होगे तो उस टाइम पे सबसे पहले आप लेफ्ट साइड पे जाओगे 3, और क्योंकि 3 2 से बड़ा है तो आप 3 के सीधा आंसर पे जंप मार जाओगे, जो कि है 2, ये वाला एलिमेंट। वरना तो आप क्या कर रहे थे कि जब आप 3 के ऊपर होते थे तो आप 3 से सीधा 4 पे जाते थे, आप 3 से सीधा 2 पे नहीं जा रहे थे। तो बस ये वही वाला केस है। फाइनली अब हम इस आंसर को रिटर्न कर देंगे, इस इंडेक्स एरे को रिटर्न कर देंगे। टिल नाउ हमने लेफ्ट नियरेस्ट इंडेक्स हर एक बार के लिए कैलकुलेट कर लिया है। अब हमको राइट नियरेस्ट इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए भी हम इसी कैलकुलेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन को चेंज करते हैं, इसको थोड़ा जनरिक बनाते हैं, लेफ्ट या राइट के लिए अलग अलग फंक्शन ही बनाएंगे। कैलकुलेट नियरेस्ट इंडेक्स, और उसके अंदर मैं एक और पैरामीटर देता हूँ डायरेक्शन का, कि आपको लेफ्ट साइड पे निकालना है या राइट साइड पे निकालना है। अगर डायरेक्शन इक्वल टू 0 है तो लेफ्ट है, डायरेक्शन इक्वल टू 1 है तो राइट है। और अगर हमको राइट का आंसर लेफ्ट के थ्रू ही निकालना है तो सबसे पहले हम एरे को रिवर्स कर देते हैं जब हम राइट के लिए कैलकुलेट कर रहे होंगे। इफ डायरेक्शन इक्वल टू 1 देन रिवर्स द एरे। राइट साइड का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमको ये एरे गिवन है 1 4 3 2 1, तो राइट साइड पे नियरेस्ट एलिमेंट 1 का क्या हो जाएगा n इंडेक्स, 2 का n-1, 3 का n-2, 4 का n-3, 1 का n। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम इस एरे को रिवर्स कर देंगे, तो ये एरे बन जाएगा 1 2 3 4 1। अब लेफ्ट साइड के हिसाब से इसका आंसर जब निकालेंगे तो 1 का आंसर हो जाएगा -1, 2 का हो जाएगा 0, 3 का हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा 2 एंड 1 का हो जाएगा -1। बट एक्चुअली के अंदर राइट साइड पे इनका आंसर क्या क्या था, n, n-1, n-2, n-3 और n। तो अगर आप इन वैल्यूज को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये क्या लिखा हुआ है, राइट साइड वाली वैल्यूज n-1 माइनस लेफ्ट साइड वैल्यू है। ये इंडेक्स एरे के हर एक बार का आंसर n-1 माइनस i के बराबर हो जाएगा। तो जब आप इन सारी की सारी लेफ्ट वाली वैल्यूज को इसके अंदर पुट करोगे तो ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएगी। बट अभी भी हमको ये एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं मिली है। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो आंसर अभी हमारा क्या है, रिवर्स में है, तो हमको दोबारा से इसको रिवर्स करना पड़ेगा।
तो उसके बाद हमको फाइनली राइट साइड का आंसर भी मिल जाएगा। तो इस वजह से हम इस इंडेक्स एरे को भी रिवर्स कर देंगे। तो हमने बेसिकली क्या किया, एरे लिया, उसको रिवर्स कर दिया, उसके बाद लेफ्ट अप्रोच लगा के उसके सारे के सारे लेफ्ट इंडेक्स निकाल लिए हमने। उन सारी वैल्यूज को हमने फिर n-1 माइनस लेफ्ट वैल्यूज से पास किया ताकि हमको राइट वाली वैल्यूज मिल जाए, और उसके बाद फाइनली उस आंसर को रिवर्स कर दिया। तो ये हमको राइट साइड के इंडेक्स दे देगा। यहां पे मैंने DIRR लिख दिया है, ये DIR आना था। अब हमारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है, हमको लेफ्ट साइड वाला इंडेक्स भी पता है किसी बार के लिए और राइट साइड वाला भी पता है। तो सबसे पहले वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, लेफ्ट नियरेस्ट इंडेक्स इज इक्वल्स टू, तो इस फंक्शन के अंदर हम हाइट वाला एरे भेज देंगे और डायरेक्शन भेज देंगे। सिमिलरली हम राइट साइड वाला एरे भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस बार फंक्शन में हम वही वाला एरे भेजेंगे, बट डायरेक्शन जो है हमारी इस बार बन जाएगी। अब इसके बाद हम हर एक बार के ऊपर लूप करेंगे। तो किसी करंट बार के कोरस्पॉन्डिंग उसके रेक्टेंगल की जो लेंथ है, जो हाइट है, वो उस बार के हाइट के बराबर ही हो जाएगी, और जो ब्रेथ है वो हो जाएगी राइट नियरेस्ट इंडेक्स ऑफ द ith बार माइनस लेफ्ट नियरेस्ट इंडेक्स ऑफ द ith बार -1। -1 इस वजह से कि अगर आप इस एरे को भी इमेजिन करते हो और उस टाइम पे अगर आपको फिफ्थ बार के लिए आंसर निकालना होता, तो फिफ्थ बार के लिए नियरेस्ट लेफ्ट इंडेक्स क्या है 1, और नियरेस्ट राइट इंडेक्स क्या है वो है 4। तो इसकी ब्रेथ क्या होगी 4 - 1 - 1 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये 2 ब्रेथ के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ बार। हम यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं मैक्स एरिया करके, उसको हम 0 से इनिशियलाइज करेंगे और हर बार के ऊपर इस पर्टिकुलर मैक्स एरिया को अपडेट करते रहेंगे। एन जब ये लूप से बाहर आ जाएगा तो यही हमारा आंसर होगा। यहाँ पे मैंने एन लिख दिया है, बट एन नहीं आएगा क्योंकि एन नाम का कोई वेरिएबल यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे मैं हाइट्स डॉट साइज लिख देता हूँ। और इसके अलावा मेरे को एक गलती पता लगी कोड के अंदर, यहाँ पे आई की जगह इंडेक्स एरे एट ith बार आना था। अब हम इस कोड को कंपाइल कर लेते हैं। तो हमारे जो सैंपल टेस्ट केसेस है वो चल रहे हैं, अब सबमिट करके देख लेते हैं। तो यस, ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। आशा करता हूं कि आपको ये कोडिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढंग से समझ में आया होगा। अब इस पर्टिकुलर कोडिंग प्रॉब्लम को आप खुद से सॉल्व करना, खुद से कोड करके, मेरा कोड बिल्कुल भी मत देखना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।